आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? मतलब अगर हम किसी से भी पूछें रास्ते चलते किसी इंसान से, तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? शायद लोग कहेंगे सोना या जमीन या कोई बहुत बड़ा बिजनेस। हाँ बिल्कुल। या फिर शायद दुनिया की किसी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी की डिग्री। लेकिन लेकिन अगर हम आधुनिक जीवन की असलियत को जरा करीब से देखें, तो ये सब चीजें सबसे महंगी नहीं है। इस जानकारी से भरी हुई दुनिया में सबसे कीमती और सबसे दुर्लभ चीज कुछ और ही बन चुकी है। हम्म। और वो चीज है फोकस, यानी बिना भटके अपना ध्यान एक ही जगह पर लगाने की क्षमता। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय की बिल्कुल गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स मौजूद हैं वो हैं द डीप वर्क सुपर पावर, मास्टरिंग फोकस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, और साथ ही आर के सक्सेस माइंडसेट द्वारा बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाए गए कैल न्यूपोर्ट के सिद्धांत, जो कि बहुत ही प्रभावशाली हैं। हाँ। और आज के इस एनालिसिस का, इस चर्चा का मिशन बहुत ही साफ है। हमें ये समझना है कि कैसे बिना किसी भटकाव के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किया गया सिर्फ 2 से 3 घंटे का काम महज 5 सालों के भीतर एक बिल्कुल ही साधारण जीवन को पूरी तरह से असाधारण बना सकता है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोलते हैं। आखिर इस फोकस में ऐसा क्या जादू है जो इसे इतना दुर्लभ बना रहा है? यहाँ जो बात जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि इंसानों ने अनजाने में ही सही उस चीज की कदर करनी छोड़ दी है जो असल में उनके दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। सही बात है। जब हम कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो ये बात एकदम शीशे के तरह साफ हो जाती है कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे पास है या नहीं है। कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मानसिक हथियार है जिसे इस मॉडर्न टाइम में बहुत कम लोग चलाना जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे चलाना भूल गए हैं। इसीलिए जिसके पास भी एक क्षमता बची हुई है वो अपने आप ही भीड़ से एकदम अलग हो जाता है। भीड़ से अलग होना, हाँ। आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं वो हमें ठीक यही बताते हैं कि कैसे अपने सीमित मानसिक संसाधनों को सही जगह पर लगाकर भविष्य के लिए खुद को तैयार किया जा सकता है। ये बात तो सच है कि ध्यान लगाना मतलब फोकस करना अब एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया है। इस विषय में डीप वर्क की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसे ऐसे समझाया गया है कि ये बिना किसी भटकाव के इंटेंस फोकस के साथ किया गया काम है। हाँ, इंटेंस फोकस। मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बैकग्राउंड में टीवी देखते हुए या कोई पॉडकास्ट सुनते हुए किया जा सके। ये वो काम है जो इंसान की स्किल्स को बहुत तेजी से बेहतर बनाता है। लेकिन मुझे लगता है इसे थोड़ा और क्लियर करने की जरूरत है। असल जिंदगी में शैलो वर्क और डीप वर्क के बीच का जो फर्क है वो कैसा दिखता है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। कैल न्यूपोर्ट पूरी कामकाजी दुनिया को बहुत ही साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक तरफ है हमारे शैलो वर्कर्स, जो कि ज्यादातर लोग हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम एक आम ऑफिस के दिन की कल्पना करें तो एक शैलो वर्कर वो है जो सुबह अपना लैपटॉप खोलता है और उसके सामने 15 ईमेल होते हैं। अरे बाप रे, 15 ईमेल? हाँ, और वो एक ईमेल का आधा जवाब लिखता ही है कि तभी उसे टीम मैसेजिंग ऐप पर कोई पिंग करता है तो वो वहां चला जाता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे कोई रिपोर्ट देखनी थी, लेकिन बीच में ही वो अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। ये तो हम सबकी कहानी लग रही है ना? और दिन के अंत में वो इंसान पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता है। हाँ। उसे लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन असल में उसने सिर्फ सतही काम किया है। बस जानकारी को यहाँ से वहाँ खिसकाया है। बिल्कुल, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शफल किया है। यही शैलो वर्क है। हाँ, और ये रूटीन तो आजकल लगभग हर दूसरे व्यक्ति का है। ऐसा लगता है कि लोग व्यस्त दिखने को ही प्रोडक्टिव होना मान बैठे हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग चीजें हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डीप वर्क करते हैं। वो अपना पूरा समय और एनर्जी पूरी तरह से फोकस करने में, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने में या फिर नई स्किल्स को सीखने और कुछ नया क्रिएट करने पे लगाते हैं। वो एक काम पकड़ते हैं और घंटों तक उसी में डूबे रहते हैं। और यहीं से वो बड़ा सवाल पैदा होता है कि आने वाले समय में सफलता किसे मिलेगी? अगर हम इसका विश्लेषण करें तो निष्कर्ष साफ है, भविष्य उसी का होगा जो डीप वर्क करना जानता है। क्योंकि आज के समय में मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं। बिल्कुल। एआई वो सारे काम बहुत आसानी से कर सकता है जो शैलो या सतही है। बेसिक ईमेल लिखना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना या साधारण सवालों के जवाब देना, ये सब अब इंसानों का एकाधिकार नहीं रहा। सही कहा। जो चीज इंसान को अब भी मशीनों से और बाकी भीड़ से अलग करती है वो है क्रिएटिविटी,
किसी जटिल समस्या की तह दमचाना और उस पर बिना ध्यान भटकाए काम करना। इसीलिए डीप वर्क को भविष्य की सबसे बड़ी करेंसी माना जा रहा है। ये सच में बहुत बड़ा विचार है कि हमारा मुकाबला अब सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं है, बल्कि उस तकनीक से भी है जो सतही काम में बहुत तेज है। लेकिन परेशानी सिर्फ काम करने के तरीके में नहीं है। और कहाँ है? परेशानी उस पूरे माहौल में है जिसमें हम आज जी रहे हैं। आज की दुनिया पूरी तरह से एक डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी यानी भटकाव की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। बिल्कुल, एकदम सही शब्द है ये। बिजनेस मॉडल ही इसी बात पर टिका है कि वो किसी के दिमाग को कितनी देर तक स्क्रीन से चिपकाए रख सकती हैं। अटेंशन इकोनॉमी का पूरा खेल ही यही है। हाँ, और इस संदर्भ में स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जो अपना फोन कंट्रोल करता है वही अपना फ्यूचर कंट्रोल करता है। ये कोई साधारण मोटिवेशनल कोट नहीं है। ये आज के तकनीकी युग का सबसे कठोर और साइंटिफिक सच है। इस डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी में इंसान का ध्यान ही सबसे बड़ा और सबसे कीमती प्रोडक्ट बन गया है। जब कोई बार बार नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर अपना काम छोड़ देता है, तो वो अनजाने में ही अपनी मेंटल एनर्जी किसी और कंपनी के प्रॉफिट के लिए खर्च कर रहा होता है। ये बहुत ही डरावना सच है ना? और इसका असर दिमाग के स्ट्रक्चर पर पड़ता है। यहाँ डोपामाइन की भूमिका को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डोपामाइन वाले इस हिस्से को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम डोपामाइन कहते हैं तो शब्द थोड़ा टेक्निकल सा लगने लगता है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है। अगर वो बच्चा जब भी रोता है या बोर होता है और उसे चुप कराने के लिए तुरंत एक चॉकलेट दे दी जाती है, तो क्या वो कभी बैठकर कोई पौष्टिक खाना या हरी सब्जियां खाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ चॉकलेट ही मांगेगा। हमारा दिमाग उसी छोटे बच्चे की तरह है। जब भी हमें थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है या काम जरा सा मुश्किल लगने लगता है, हम तुरंत अपनी जेब से फोन निकालते हैं और स्क्रॉल करने लगते हैं। क्योंकि वो सबसे आसान है। बिल्कुल, ये फोन उस दिमाग के लिए चॉकलेट है, यानी डोपामाइन की एक आसान खुराक। जब दिमाग को हर छोटी सी परेशानी पर ये आसानी से मिलने वाला एंटरटेनमेंट मिल जाता है, तो उसकी फोकस करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मतलब मुश्किल और पौष्टिक काम करने की जो आदत है वो छूट जाती है। हाँ, दिमाग ये सीख जाता है कि उसे अब किसी भी मुश्किल चीज पर टिके रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। मुझे अपना ही एक किस्सा याद आ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने तय किया कि मैं बिना फोन के सिर्फ 15 मिनट शांति से बैठूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? यकीन मानिए, महज 5 मिनट के बाद ही मेरी उंगलियों में सचमुच एक बेचैनी सी होने लगी थी। मेरा हाथ बार बार खाली जेब की तरफ जा रहा था। इसे ही तो विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह का विड्रॉल था। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट का जो सिद्धांत है, एक्सेप्ट बोर्डम, यानी बोर होना सीखें, वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बोर होना एक बुरी चीज है, लेकिन असल में ये दिमाग के लिए एक जरूरी कसरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। बोरियत को स्वीकार करना ही डीप वर्क का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब दिमाग बिना किसी स्टिमुलेशन या आसान मनोरंजन के शांत रहना सीख जाता है, तभी वो किसी गहरे और मुश्किल काम में उतरने के लिए तैयार होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है जो किसी को गिफ्ट में मिली हो। फोकस एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह है। जैसे हम जिम जाकर अपनी मसल्स बनाते हैं। बिल्कुल वही। जैसे शरीर की किसी कमजोर मसल को मजबूत करने के लिए जिम में लगातार कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही फोकस को मजबूत करने के लिए भी लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सही बात है। अगर कोई हर दिन 30 मिनट बिना फोन के, बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ एक काम करने की आदत डाल ले, तो वो अपनी इस कमजोर हो चुकी मांसपेशी को फिर से ताकतवर बना सकता है। और इस मांसपेशी को तेजी से मजबूत करने के लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पर बात की गई है हमारे सोर्सेज में, जिसे मॉन्क मोड कहा जाता है। मॉन्क मोड, हाँ। मॉन्क यानी सन्यासी। जैसे एक सन्यासी दुनिया के शोर शराबे से दूर अपनी साधना में लीन रहता है, वैसे ही काम के दौरान मॉन्क मोड में जाने का मतलब है शून्य भटकाव, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जीरो डिस्ट्रैक्शन। इसका एक बहुत ही ऊर्जा से भर देने वाला उदाहरण दिया गया है, जिसे आर.के. फॉर्मूला कहा गया है। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का समय। सुबह का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। हाँ, ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, कोई शोर नहीं, फोन पूरी तरह से एयरप्लेन मोड पर होता है और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर होता है।
दावा तो यहाँ तक है कि सुबह का ये 3 घंटा लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि सुबह के समय दिमागी ऊर्जा अपने पीक पर होती है और बाहरी भटकाव सबसे कम होते हैं। लेकिन इस मंक मोड को सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट को पार करना होता है। वो रुकावट क्या है? वो है सोशल मीडिया। अगर कोई व्यक्ति सुबह 3 घंटे मंक मोड में काम कर भी लेता है, लेकिन बाकी के 10 घंटे सोशल मीडिया पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है, तो उसे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। ये तो है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना चाहिए। सोशल मीडिया के फायदे कम हैं और नुकसान बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी असहमति जताना चाहूंगा। बताइए। ये कहना बहुत आसान लगता है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, लेकिन आज के समय में नेटवर्किंग भी तो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों का काम इन प्लेटफॉर्म्स के बिना नहीं चल सकता। क्या कोई सच में 30 दिन के लिए पूरी तरह से गायब हो सकता है, वो भी बिना अपने करियर या सोशल लाइफ को नुकसान पहुंचाए? ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है जो अक्सर लोग सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ हमें असली नेटवर्किंग और डोपामाइन लूप के बीच के फर्क को समझना होगा। वो कैसे? सोचने वाली बात है, क्या हर रोज 2 घंटे रैंडम रील्स देखना सच में नेटवर्किंग है? नहीं, वो तो टाइम पास है। बिल्कुल। क्या हर 10 मिनट में ये चेक करना कि किसी फोटो पर कितने लाइक आए हैं करियर के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर इन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से सीधे तौर पर कोई स्पष्ट आमदनी या इनकम नहीं हो रही है या कोई ठोस पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इनका इस्तेमाल सख्ती से लिमिटेड कर देना चाहिए। लिमिट सेट करना जरूरी है। इसीलिए तो 30 दिनों के सोशल मीडिया डिटॉक्स की चुनौती दी जाती है। यानी पूरे 30 दिन तक पूरी तरह से इन प्लेटफॉर्म से दूर रहना, ताकि दिमाग को उस लगातार मिलने वाले भटकाव से आज़ादी मिल सके। हाँ। और मुझे लगता है कि इस डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंसान के पास अचानक से दिन में बहुत सारा खाली समय आ जाएगा, और जब वो खाली समय आता है तब असलियत सामने आती है कि दिन का कितना बड़ा हिस्सा शैलो वर्क में बर्बाद हो रहा था। बिल्कुल सही कहा। और जब वो खाली समय मिलता है तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूट जाती है। कौन सी गलतफहमी? ये गलतफहमी कि हर काम जरूरी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मान लेना कि लगातार मीटिंग्स में बैठे रहना या अनगिनत ईमेल्स का जवाब देना सफलता की निशानी है, ये सिर्फ एक भ्रम है। इसे शैलो वर्क को बाहर निकालना या ड्रेन द शैलो वर्क कहा जाता है। ड्रेन द शैलो वर्क। हमें अपने दिन से उन कामों को निचोड़कर बाहर निकालना होगा जिनका कोई वास्तविक अर्थ या इम्पैक्ट नहीं है। और इस शैलो वर्क से बचने के लिए, या कहिए अपने दिन को व्यवस्थित करने के लिए, टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक का जिक्र किया गया है। टाइम ब्लॉकिंग बहुत इफेक्टिव टूल है। इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी योजना के काम करता है, उसका दिन कैसा दिखता है, और एक टाइम ब्लॉक किया हुआ दिन कैसा दिखता है? ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। एक बिना योजना वाला व्यक्ति जब अपना दिन शुरू करता है तो उसका कोई साफ स्ट्रक्चर नहीं होता। वो बस जो भी काम सामने आता है उसे करने लगता है, एक काम से दूसरे काम के बीच झूलता रहता है। मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है। हाँ, जो कि काम नहीं करती। इसके विपरीत टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने पूरे दिन के शेड्यूल के लिए पहले से ही समय के ब्लॉक्स बना लेना। एक साफ सुथरे कैलेंडर की कल्पना करें जिसमें अलग अलग रंगों के बॉक्स बने हों। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता था। बिल्कुल वैसा ही। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का ब्लॉक सिर्फ एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लिखने के लिए सुरक्षित है। उस दौरान कोई और काम नहीं होगा। 12 बजे से 1 बजे तक का ब्लॉक सिर्फ ईमेल्स और कॉल्स का जवाब देने के लिए है। ये तो ऐसा हो गया जैसे अपने समय के चारों ओर एक मजबूत किला बना लेना। एकदम सही। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये निर्णय लेने की थकान, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं, उसे कम करता है। हम सूचनाओं की अधिकता के दौर में जी रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है हर जगह। हाँ, हर वक्त कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है। हर पल ये सोचना कि अब मुझे क्या करना चाहिए दिमाग की बहुत ऊर्जा खर्च करता है। जब पहले से तय होता है कि अगले 2 घंटे किस काम के लिए हैं, तो दिमाग बिना थके सीधे काम पर लग जाता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये बहुत मुश्किल है जो हर 10 मिनट में फोन चेक करने का आदी हो चुका है। हाँ, उनके लिए रातों रात बदलना मुश्किल है। एक एक्शन प्लान पेश किया गया है। ये सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप चुनौती है जिसका एक स्पष्ट ढांचा है। और इस ढांचे को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है दिन 1 से 7 तक का। पहले हफ्ते में क्या करना होता है? इस दौरान सिर्फ रोजाना 1 घंटा डीप वर्क करने का लक्ष्य रखा गया है।
ये सुनने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन जो दिमाग लगातार भटकाव का आदी हो चुका है, उसके लिए 60 मिनट तक एक ही जगह पर ध्यान टिकाए रखना किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता है। वो तो है। इस 1 घंटे में दिमाग बार बार विद्रोह करेगा, ध्यान भटकाने के नए नए बहाने तलाशेगा। हाँ, वो जो विड्रॉल के लक्षण मैंने महसूस किए थे वो इस पहले हफ्ते में बहुत हावी रहेंगे। लेकिन जब ये 1 हफ्ते तक लगातार किया जाएगा तो दिमाग को समझ आने लगेगा कि अब उसे फोकस करना ही है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा चरण, दिन 8 से 15 तक। यहाँ इस समय को बढ़ाकर रोजाना 2 घंटे कर दिया जाता है। इस लेवल तक आते आते फोकस की मांसपेशी में थोड़ी ताकत आनी शुरू हो जाती है। और फिर आता है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण, दिन 16 से 30 तक। इस दौरान रोजाना 3 घंटे का मॉन्क मोड लागू किया जाता है। 3 घंटे लगातार बिना किसी भटकाव के काम करना। वाह, 3 घंटे! लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। ये प्लान तभी काम करेगा जब कुछ बहुत कड़े नियमों का पालन किया जाए। नियमों के बिना ये चुनौती सिर्फ एक विचार बनकर रह जाएगी और पहले ही दिन टूट जाएगी। इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे कठोर नियम है फोन का पूरी तरह से साइलेंट होना, या इससे भी बेहतर यह है कि उसे किसी दूसरे कमरे में रख दिया जाए ताकि वो नजरों के सामने ही ना हो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। दूसरा नियम है सोशल मीडिया का पूरी तरह से बंद होना। और तीसरा नियम जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, काम का एक स्पष्ट लक्ष्य होना, क्लियर गोल होना। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अदल किसी को यही नहीं पता कि उसे उन 2 या 3 घंटों में हासिल क्या करना है, तो वो बस स्क्रीन को घूरता रहेगा और अंत में बोर होकर हार मान लेगा। स्पष्टता बहुत जरूरी है। और एक चौथा नियम भी है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। वो क्या है? काम करने की एक तय जगह निर्धारित होना, एक फिक्स्ड प्लेस। ये तय जगह वाला नियम मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत काम का लगता है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग स्थानों के साथ आदतों को जोड़ लेता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बिस्तर पर बैठकर डीप वर्क करने की कोशिश करेगा तो उसका दिमाग असमंजस में पड़ जाएगा। क्योंकि बिस्तर तो सोने की जगह है ना। बिल्कुल। लेकिन जब हर दिन एक ही निर्धारित डेस्क या कुर्सी पर बैठकर एक ही तरह का काम किया जाता है तो दिमाग उस जगह को तीव्र फोकस के साथ जोड़ लेता है। जैसे ही व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है, दिमाग अपने आप बिना किसी संघर्ष के डीप वर्क वाले मोड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो एकदम दिमाग को हैक करने जैसा है। जब कोई व्यक्ति इन नियमों के साथ इस 30 दिन की चुनौती को पूरा कर लेता है, तो बदलाव सिर्फ उसके काम करने की गति में नहीं आता, बल्कि उसकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। माइंडसेट ही शिफ्ट हो जाता है। तो अब समय आ गया है इस पूरे एनालिसिस को समेटने का और थोड़ा भविष्य की तरफ देखने का। ये विचार करने योग्य है कि आज से ठीक 5 साल बाद जीवन कैसा होना चाहिए। क्या वो एक साधारण जीवन होना चाहिए, जहां हर दिन वही पुरानी भागदौड़, वही थकावट और वही भटकाव हो, या फिर वो एक शक्तिशाली जीवन होना चाहिए जहां काम में महारत हो, नए स्किल्स हों और अपने समय पर पूरा नियंत्रण हो? ये चुनाव पूरी तरह से हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार को हमें स्वीकार करना होगा कि शुरुआत में डीप वर्क बहुत बोरिंग लग सकता है। बोरिंग तो लगता है। जब आसपास कोई शोर ना हो, फोन से कोई नया नोटिफिकेशन ना आ रहा हो, कोई मीम ना हो जिस पर हंसा जा सके, तो एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। लेकिन यही बोरिंग चीजें भविष्य में असाधारण परिणाम देती हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। दुनिया में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितनी भी महान किताबें लिखी गई हैं, या जो भी अभूतपूर्व काम हुए हैं, वो सब उसी बोरिंग शांति और गहरे फोकस का ही नतीजा है। महानता शोर में नहीं, सन्नाटे में जन्म लेती है। ये एक बहुत ही सुंदर और सत्य विचार है। असली चुनाव यही है कि क्या हम अपनी उंगलियों से स्क्रीन को लगातार स्क्रॉल करते रहना चाहते हैं, या फिर उस ऊर्जा को किसी बेहतरीन स्किल को बनाने में लगाना चाहते हैं। स्क्रॉल करोगे या स्किल बिल्ड करोगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बार फोन उठाने से पहले दिमाग में गूंजना चाहिए। इस पूरी चर्चा से हमें ये तो अच्छी तरह समझ आ गया है कि फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं है जो आसमान से टपकती है, बल्कि ये एक मांसपेशी है जिसे हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन जाते जाते एक नया और उत्तेजक विचार में यहाँ रखना चाहूंगी, जिस पर शायद पहले इतना ध्यान नहीं दिया गया है। जरूर। वो विचार क्या है? अगर ये मान लिया जाए कि फोकस वास्तव में एक मांसपेशी है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, तो क्या हमारे आसपास का भौतिक वातावरण, हमारा कमरा, हमारी डेस्क, वो जगह जहां हम बैठते हैं, उस मांसपेशी के लिए एक जिम का काम कर रहा है, जहां वो हर दिन मजबूत हो सके? वातावरण एक जिम की तरह? हाँ,
या फिर अनजाने में ही सही, हमने अपने वातावरण को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां वो मांसपेशी लगातार कमजोर और आलसी होती जा रही है। क्या हमारे आसपास बिखरी हुई चीजें, हर वक्त बजने वाले गैजेट्स और अव्यवस्था हमारे ध्यान को उसी तरह कमजोर कर रहे हैं जैसे जंक फूड हमारे शरीर को करता है? ये सोचने वाली बात है कि हम अपने दिमाग को हर दिन किस तरह के जिम में भेज रहे हैं। क्या कमाल का नजरिया है। अपने आसपास के माहौल को एक जिम की तरह देखना, जहां या तो हम अपने फोकस को ताकतवर बना रहे हैं या उसे बर्बाद कर रहे हैं। अगर डेस्क पर फोन और स्मार्ट वॉच पड़े हैं तो वो जिम नहीं, बल्कि फोकस के लिए एक फास्ट फूड दुकान है। बिल्कुल सही। आज की इस गहरी चर्चा में हमने डीप वर्क के उस सुपर पावर को गहराई से समझा है, जो शोरगुल से भरी इस आधुनिक दुनिया में हमारी सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अब ये तय करना पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है कि कल सुबह के वो 3 घंटे भटकाव के नाम होंगे या फिर एक बिल्कुल नई और शक्तिशाली शुरुआत के नाम। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। तो बस अपने फोकस को एक नई दिशा दीजिए, अपने आसपास के माहौल को एक सही जिम बनाइए और उस बोरियत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। आज के इस सत्र में बस इतना ही।